नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन। मैं हूँ वैष्णवी। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो जिंदा तो है लेकिन रिश्ते के भीतर रेत में फंसी मछली की तरह तड़प रही है। कहानी का नाम है रेत की मछली, जिसको लिखा है कांता भारती जी ने। हल्की सी हवा का एक झोंका बाहर बालकनी की ओर जैसे एक थपकी दे गया। चौंक कर शोभन अलग हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरी ओर देखकर वे फिर मुस्कुराए। जब मैं नीचे आई, लाज के वे रक्ताब बादल चेहरे पर घिरे हुए थे। प्रयत्न के बाद मैं भी सहज नहीं हो पाई। मीनल नीचे फुलबगिया में थी। उसके पास तक जाने के पहले एक बार फिर अपने लाज को समेटना पड़ा। निकट पहुंची तो पाया कि मीनल बेले और गुलाब की झाड़ियों के बीच उगे उस कांटेदार जंगली पौधे को घूर रही थी। अरे ये ऐसे ही उगाया मीनल? जाने कितनी बार मैंने इसे उखाड़ कर फेंका, लेकिन ये फिर उगाता है, मैंने कहा। मीनल हंसने लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं हुई। शोभन तैयार होकर बाहर आ गए। उन्होंने आवाज दी, आओ मीनल चलें, बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी ना। शोभन मेरी ओर हल्के से मुस्कुराकर चले गए। मीनल भी चली गई। मैं बेले और गुलाब के बीच उगे उस जंगली पौधे को घूरती खड़ी रह गई। हवा और धूप से बेखबर उलझी हुई उन झाड़ियों के बीच उगा यह कांटेदार जंगली पौधा मेरे दिमाग से उतरता नहीं। कमरे में बेले, चमेली और जूही के फूलों की गंध भरी थी। साथ ही उंगली में जहां उस जंगली पौधे का कांटा चुभा था, वहीं एक टीस पैदा होती। बेले और गुलाब की उलझी हुई शाखाओं के बीच यह गलत पौधा बार बार उगाता है। कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका था। मुझे ऐसा लगता जैसे वह पौधा धूर्त और जिद्दी हो गया था। शोभन से शिकायत करती तो वह मुस्कुरा उठते थे और मन ही मन कभी कभी आशंका उठती कि उस पौधे के उगने के जिम्मेदार शोभन है। शोभन शाम को बहुत देर तक लौटे, थके हुए थे। पता चला कि सारे दिन व्यस्त रहे हैं। उनका सिर भी कुछ भारी हो गया था। खाना खाने के बाद लेटे तो मैंने देखा उनकी मुस्कान में क्लांति है। कितनी मेहनत करते हैं, मैंने इस मन में सोचा और धीरे धीरे उनका सिर सहलाने लगी। अचानक ही उन्होंने कहा, मीनल के भाई की शादी है लखनऊ में, उसने निमंत्रण दिया है, दोनों को बुलाया है। मैं सोचता हूँ तुम हो आओ। और तुम? कुंतल, मैं बहुत व्यस्त हूँ। एक पत्रिका का विशेषांक संपादित करना है, उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वहां जाऊंगा तो कई दिन बर्बाद हो जाएंगे। तुम चली जाओ, ऐसी क्या बात है? नहीं, यह नहीं हो सकता शोभन, मैं अकेले नहीं जा सकती। किंतु दूसरे दिन मीनल स्वयं आ धमकी। मैंने जब उससे कहा कि शोभन नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं भी नहीं आ सकती, तब वह उदास हो गई। भागती हुई शोभन के पास पहुंची। अंततः शोभन और मीनल दोनों जीते। मीनल के निमंत्रण पर केवल मुझे ही जाना होगा, शोभन ने निर्णय किया। शोभन का निर्णय था, उसे टाला नहीं जा सकता था, या यह कहूं कि टालने का साहस न बटोर सकी। बेमन दो चार कपड़े एक छोटे से अटैची में रखे। तैयारी में मन नहीं लगा। कभी घर इनको अकेले छोड़ा नहीं था। मन थोड़ा छोटा होने लगा। हार कर दोबारा शोभन के पास गई। मैं तुम्हारे भी कपड़े रख रही हूँ, एक दो दिन के लिए चलना क्या मुश्किल है? थोड़ा चेंज हो जाएगा, तुम हो आओ, बात मानो, उन्होंने दृढ़ होकर कहा। इस दृढ़ता का अर्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आया। मन उदास हो गया। भारी मन से मैंने कहा, फिर रहने दो शोभन, मैं भी नहीं जाती। उनका निर्णय नहीं टला, मेरा टल गया। रात को लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर बैठाने के बाद प्लेटफॉर्म की भीड़ में दूर होते जाते शोभन के हिलते हुए रुमाल को मैंने देखा तो जाने कैसा कैसा लगने लगा उड़कर उस रुमाल को छू लूं। लेकिन ट्रेन हिलते हुए रुमाल वाले उस जाने पहचाने प्लेटफॉर्म से बाहर लाल पीली हरी बत्तियों से भरे अंधेरे से निकल आई। बहुत देर तक शहर की दूर होती जाती बत्तियां और वे लाल पीली हरी रोशनी के धब्बे धूमिल पड़ते देखती रही। एक बार ऐसा भी लगा जैसे अंधेरे के दूर होते हुए ज्योति बिंदुओं में कोई अर्थ, कोई संकेत भी है, लेकिन वह संकेत पढ़ा नहीं जा सका। शहर से बाहर अनजाने अंधेरे में भागती हुई ट्रेन की एक रस गति में जाने कैसा उदास संगीत था। खिड़की से हटकर मैं फिर डब्बे के अंदर सीमित जीवन में डूब गई। मीनल ने मुझे देखा तो भावावेश से लिपट गई। फिर उसने पूछा, शोभन दा नहीं आए?
मैंने जो उत्तर दिया संभवतः उसने सुना नहीं। शादी से भरे भरे पूरे परिवार की भीड़ में उस समय मैंने उतने ध्यान से मीनल का चेहरा नहीं देखा था, किंतु अब सोच सकती हूँ कि औपचारिकता की उस परत के नीचे मीनल के चेहरे पर अवश्य ही कुछ विशेष रेखाएं उभरी होंगी। एक नौकर को सामान उठा देने का आदेश देते हुए मीनल बोली, मैं तो कल से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, चलो देर ही सही आ तो गई, शोभन था भी आ जाते। वह सारा दिन व्यस्तता में बीता। विवाह की रस्में निभाई जाती रहीं और गाने बजाने से लेकर हंसने खाने तक का सारा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मीनल ने बिल्कुल एकांत कमरे में मेरे सोने का प्रबंध कर दिया। एकांत में आते ही बीतने वाले क्षणों की अवधि लंबी हो जाती है। बार बार उनकी बाहों का कसाव याद आ जाता। नीले कमरे में झांकती हुई रात रानी की टहनी आंखों के सामने तैर जाती। कब सोई ये पता नहीं। दूसरे दिन अभी नहाकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि मीनल पुलक से भरी हुई अंदर आई। कुंतल, बोलो मेरे हाथ में क्या है? जाने कितने अनुमान लगाए लेकिन सब गलत। सच तो ये है कि यदि एक भी अनुमान मैं ठीक लगा सकी होती तो ये कथा किसी और ही रूप में लिखी गई होती। बहुत खिजाने के बाद मीनल ने मुझे जो दिया उसका अनुमान सचमुच मैं नहीं लगा सकती थी, और यही कारण है कि उसे पाकर मुझे गहरा सुखद आश्चर्य हुआ था। वह शोभन का पत्र था। संभवतः उसी रात लिखा गया था जिस रात मैंने प्लेटफॉर्म पर लगातार दूर होता हुआ उनका रुमाल देखा। मुझे लगा जैसे वह रुमाल ही उड़ता हुआ हाथों में आ गिरा हो। मीनल को उसी क्षण किसी ने नीचे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सहज एकांत अनायास मिल गया। वह पत्र अभी ठीक उन्हीं तहों में कागजों के बीच मिला था। ऊपर की पत्तों का रंग हल्का हल्का सा उतर चुका था। कोने थोड़े से घिस गए थे, लेकिन पत्र के अक्षर ज्यों के त्यों ठीक वैसे थे जैसे उस क्षण दिख रहे थे। बने रहें कुंतो। ट्रेन जब चली और खिड़की से बाहर नीचे लटका हुआ तुम्हारा हाथ विदा की मुद्रा में किसी बिंधे हुए पक्षी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगा तो अकस्मात मेरा मन बिलखने सा लगा। मैं जानता हूं कि इस बार मैं जरा सा तुम्हें मना करता तो तुम लखनऊ जाना रोक सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इधर मैं जिस मना स्थिति में था उससे मैं तुम्हें बार बार दुखी करता, और मीनल, केवल मीनल इस समय तुम्हें संभालने में समर्थ है। मेरा सारा मुंह बार बार कहता है कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर पिछले 1 महीने मीनल के पत्र कलकत्ते से आए, उनके कारण तुम बेहद थक कर चूर हो चुकी थी, और मेरा यह अंतर मंथन भी तुम्हें झेलना पड़ता तो तुम निश्चित ही बीमार पड़ जाती। लेकिन तुम सामने न थी तो मेरी विहलता भी मानो बचलती हुई थी। जो ही ट्रेन चली और मैं अकेले रह गया कि मुझे लगा कि जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ। ट्रेन चली, प्लेटफॉर्म खाली रह गया और मैं डाल से डाल में अटक कर गिरते हुए पीले पत्ते की तरह ठहर ठहर कर गेट की ओर बढ़ने लगा। गाड़ी निकाली, कॉफी हाउस आया, एक प्याला कॉफी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदन बिबिया के पति आए हैं। बिबिया को कुछ ऑपरेशन होने वाला है, खतरनाक सा। मैं बहुत चिंतित हुआ। तुरंत गाड़ी भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। कहीं कुछ न था। बिबिया प्रसन्न थी और मुझे देखकर खिल उठी। चुपचाप अकेली पड़ी थी। बड़ी भाभी उनका सिर दाब रही थी। बगल में पालने में बच्चा पड़ा था। बच्चे की कलाई में एक चूड़ी पड़ी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बिबिया मुझे देखते ही बोली, कहो कुंतल के गुलाब, तुम्हारी पटरानी कहाँ है? हमने जब बताया कि महाराज हर्षवर्धन की महारानी को महाराज हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई तो बिबिया और भी प्रसन्न हुई। जब मैंने बताया कि उनकी मीनल के लिए लड़का जबलपुर में देखा गया है और वो सबको पसंद आया है, तब बिबिया और भी पुलकित हुई। बोली, हमसे मिलने कुंतल कभी जबलपुर नहीं आई, पर अब अपनी प्राण प्रिया सखी से मिलने जबलपुर आएगी। कुंतल पर तो उनकी प्राण प्रिया सखी का अधिकार है और उसके पास ठहरेगी, पर मेरा अत्यंत लोभी तथा झूठा भाई मुझे छोड़कर कहाँ ठहरेगा। अस्पताल में शाम हो गई थी। मैं लौटा तो सिविल लाइंस में परेश भैया, उनकी पत्नी और चुन्नी बेबी मिल गए। सभी बहुत जिद करते रहे साथ चलने को, पर मैं नहीं आया। बहुत इच्छा थी अस्पताल से सीधा घर जाऊं और संतोला से मिलूं, पर नहीं गया। और बस ख्याल आते ही पता नहीं क्यों मनस्थिति से जो हल्की हुई फिर बेहद भारी हो गया। इस स्थिति में देव बाबू से भेंट हुई। चांद निकल आया था और मैं अजब से मूड में था। बेहद अकेलापन मुझे लग रहा था और मुझे बेहद याद आ रही थी मीनल, और बहुत याद आ रही थी कुंतल। तमाम इधर उधर की बातें करने से बाद देव बाबू को इस बात का पता नहीं कैसे आभास लग गया कि मैं अंदर से बहुत सुस्त हूँ। उसने तुरंत पूछा,
कुंतल अपने सखी के साथ चली गई है क्या? मैंने बताया हाँ। तो देव बाबू रात 11:30 बजे तक मेरे साथ टहलता रहा और बहुत सी बातें होती रहीं। अपने सुस्त और उदास होने के कितने झूठ मूठ के कारण मैंने उसे बताए। लौट कर आया तो इतना थक चुका था कि कह नहीं सकता। अन्ना केरेनिना के 25-30 पृष्ठ पढ़े और सो गया। रात को बेहद ठंड थी पर गहरी नींद आई। सुबह 5 बजे नींद खुल गई। उठा, मुंह हाथ धोया, सोचा डायरी लिखूं पर नहीं लिखी। 7 बजते बजते मोटर स्टार्ट की और चल दिया। कहाँ मुझे नहीं मालूम था। बस गाड़ी चलती जा रही थी और मैं दरवाजे से टिका शिथिल बैठा था। गाड़ी कानपुर आकर रुकी। खुशरो बाग रोड पर चली, चौक की ओर मुड़ी, खुलदाबाद के दोनों फाटक पार किए और डफरिन अस्पताल के गेट में मुड़ गई। पर इस समय मरीजों से मिलने का समय तो है नहीं, मैं करूंगा क्या? और बिबिया के पास सुशीला इधर क्यों आई? अभी तो कल शाम को मिलकर गया हूँ, इस समय मिल ही नहीं सकता। मिलूंगा अभी तो क्या बात करूंगा? पर अस्पताल के अंदर बेवक्त गाड़ी लाकर लौटा ले जाने से भी तो कोई लाभ नहीं है। मैं बिबिया के बेड की ओर बढ़ा तो देखा बिबिया चादर ओढ़े पड़ी थी। देखते ही मुझे मुस्कुराई, बोली पास आओ। पास जाने पर बहुत धीमी आवाज में बोली, कहो शोभन, कुंतल चली गई तो अब सुबह उठकर चाय पीने चले आओ? तुमने संतोला समझ रखा है? मुझसे चवन्नी वसूल कर लो कि चाय के लिए? मैं तुम्हारे लिए एक पैसा नहीं खर्च करूंगी, समझे? लालची और झूठे भाईजान। मैं चुपचाप हंसता रहा। फिर बिबिया बोली, सुबह 5 बजे से तुम्हारी बातें हो रही हैं। किससे? हमने पूछा। संतोला से। वह रात को बिबिया के पास रही थी और सवेरे से उठकर हम दोनों से बतिया रही थी। मैं कहूँ कुछ कि पीछे के दालान से मुंह धोकर, हाथ धोकर, आंखें पोंछते हुए संतोला कमरे में देखकर मुझे हंसी। सिर्फ इतना कहा, उस दिन शाम को तुम्हें आना नहीं था तो क्यों कह गए थे? सारी शाम सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट हो गए थे। मैं कमरे के बाहर चला आया। संतोला से कहा, चलो बाहर बातें करेंगे। बाहर आए। अब इसके बाद की बातें तुम्हें लिख रहा हूँ। ये वे बातें हैं जो एक पात्र से, मन से नहीं, पर दूसरे ने अच्छी तरह सुन ली है। दालान की सीढ़ियों से उतरते हुए शोभन और संतोला। संतोला ने कहा, कहो शोभन, कुंतल गई तो अब फुर्सत मिलने लगी। जानती हूँ कि उसमें डूब गए हो। शोभन, नहीं संतोला, मैं बहुत अभिशप्त हूँ। डूब पाता नहीं। किसी में पूरी तरह तो बहुत चैन मिलती है। बहुत कुछ उसमें डूब चुका है, पर बहुत कुछ डूबा तो नहीं। नहीं संतो, इस बार जानबूझकर मैं कम आया। संतोला, अच्छा किया। ज्यादा आकर भी क्या होगा? फुर्सत भी तो नहीं मिलती बात करने की, और अब बात भी क्या करनी है कुछ। शोभन, हाँ एक बात और करनी है। सुनो संतोला, बहुत कुछ जो मुझ में मर चुका है उसे लगता है फिर से जिलाने के लिए यम के सामने एक यमी आ खड़ी हुई है। मैं मरना नहीं चाहता संतोला, फिर से जीना चाहता हूँ। लेकिन फिर से जिलाकर कोई मरने को छोड़ दे, ये भी मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता। पर क्या इस बार सचमुच अमृत मिल सकेगा? क्या जो होठों से लगा वो अमृत है? संतोला मेरे जैसे मन के भाव को समझ जाती है। बहुत ममता से डूबी हुई आवाज में पूछती है। संतोला, क्या बात करती है शोभन? बोले, अच्छा आज बातें करेंगे। मैं भी तो चाहती हूँ तुम जियो। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, पर चाहती हूँ कि संपूर्णतः जिला दे कोई तुम्हें। कुंतल ने जितना किया, क्या उसके लिए मैं उसकी आभारी नहीं हूँ? पर जो दूसरा अंश अब धीरे धीरे मर रहा है, उसे कोई जिला दे तो मेरी अंतरात्मा पर थोड़ा और बोझ है, उसमें भी मुझे मुक्ति मिलेगी। सुनो, अगर कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में क्यों हिचकते हो? पर सुनो भी तो, यह अमृत देने वाला है कौन? इस एक यमी का असली नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती? उनका नाम है बेनो। बेनो जी, वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी। तुम दुग्ध धवल हो न, उजले दूध की तरह। पगली मेरे ऊपर से नाना कहती थी। मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया, कहा पीना होगा तुम्हें। मैं कुंतल नहीं हूं कि तुम्हारे जिद मान लूं। शोभन, मगर संतोला फिर इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद बेहद। और सबसे अजीब यह कि एक बार भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, न कुंतल का न बेनो का। संतोला, तुम थोड़े जिद्दी हो, थोड़े घमंडी।
सो अपने संपूर्ण अहम को जब किसी को भी समर्पित करते हो तब पहले यह याद आ जाता है कि एक पागल, मजबूर और कमजोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना कहे किसी को अपना व्यक्तित्व अर्पित करने को आकुल आतुर। फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व जिसे तुमने पूजा था और तुम खींच, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसुओं में फूट पड़ते हो। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो, दे डालो ना अपने को। मैं कह रही हूं, जानती हूं इसके बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं मिट सकती। कुंतल अपने को देना चाहती है, मैं नहीं जानती थी, पर बहुत कुछ जो मुझे आता था वह बेनों को आता है। धीरे धीरे उससे सपनों की उन गलियों को मोड़ देना भी आ जाएगा जहां पहुंचकर तुम सचमुच कला सृजन के स्तर पर पहुंच तुरंत जाते हो। एक बात और है, सुनो, बेनों ने मुझसे ज्यादा साहस है, ठहराव है और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं है। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी ये सारी बातें मन में होती रही। इतने में शन्नो आई और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा जी आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर घर गया। संतोला गाड़ी पर जाने को राजी नहीं होती। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, किस मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो। तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैंने उन्हें गाड़ी में ठूसा और बीच चौक में से होकर उन्हें घर पहुंचाया और रास्ते में कोई बात नहीं की। वे पीछे की सीट पर बैठी थी और मुझे बार बार ये लग रहा था कि आगे की सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर भी पीछे संतों के पास बेनो जी गोल्ड फिश रेड फाइटर आराम से सामने की सीट पर बैठ गई हैं और अपने रूखे रूखे केश को सुलझा रही हैं और बड़े गुमान से कह रही हैं, मैं तो सबकी दुलारी हूँ, तुमसे डरती थोड़ी ही हूँ शोभन। ज्यादा डांटोगे, फटकारोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कुंतल जी से कर दूंगी। मैं चुपचाप बेनो जी के इस व्यवहार से कुछ हार कर, कुछ खींच कर, कुछ मन ही मन प्रसन्न होता हुआ चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अतरसुईया पार कर ली। अब चौड़ी सड़क आ गई थी। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रही। घर पहुंचा तो जीजा मिले, बेहद प्रसन्न। भाभी ने कॉफी बनाई थी। कॉफी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। कॉफी हाउस गया, घर आया। तुम्हें खत लिखने बैठा 2:30 बजे। कुंतो, मेरी अभिन्न मित्र, मेरे साथिन, मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले रहकर अपने सारे जीवन का पुनर्मूल्यांकन करूंगा, अपने में बिल्कुल डूबकर। लेकिन लगता है अब मैं तुमसे अपने बातें करूंगा तो वह बिना तुम्हारे माध्यम के नहीं कर पाऊंगा। तुमसे बातें करता हूं तभी अपने को समझ पाता हूं। अच्छा, एक काम करूं जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूं। काम काज, उत्सव समारोह से जरा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनो से मिलने की कोशिश करो और उससे निम्नलिखित संदेश कह दो। सुनो बेनो, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समुद्र की भांति, और उस अथाह समुद्र में एक गोल्ड फिश रेड फाइटर कल्लोल कर रही है और समुद्र अपनी विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभयदान दे रहा है। एक अजीब तूफान ने जो समुद्र को झकझोरने की कोशिश की, उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में जो विक्षोभ हुआ, उससे समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई चीजें सतह पर आ गई थी। उनमें से कुछ काई और कुछ सिवार हैं, कुछ रत्न, मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे, बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न, अमृत सभी को समर्पित हैं तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहां खूब प्रसन्न रहना, सबको खुश रखना। मीनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मीनल को भेज रहे हैं? कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिखकर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए आबद्ध। बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इस बात का अनुभव हो कि शब्दों में भी प्राणों का स्पंदन होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ जैसे शब्द नन्हे नन्हे पक्षी हो जो कलरव करते हुए मेरे आसपास सिमट आए हों। कितनी ही देर तक मैंने शब्दों की उस एकांत निकटता का आस्वादन किया। तभी आहट हुई और लगा कोई आ रहा है। कल्पनाओं का वह परिवेश अनायास टूटा और मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। मुझे खींच हुई कि एकांत भंग करने वाला है कौन। वो मीनल थी। मीनल को देखकर मैं फिर सहज हो गई। मीनल ने सहज कौतूहलवश आते ही पूछा, शोभनदा का खत था ना? बहुत कॉन्फिडेंशियल न हो, एक आध पंक्ति मुझे भी पढ़ा दो। उस समय तूने मुझे छेड़ा था, अब मैं तुझे छेड़ूंगी। तेरे बारे में तो विशेष रूप से कुछ लिखा था, लेकिन देखने नहीं दूंगी।
मीनल आरक्त होकर उदास हो गई। निश्चय ही मैं उसकी संवेदना को छेड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत ही मैंने उसे बाहों में खींच लिया और आग्रह से पत्र उसके हाथों में दे दिया। मैंने ध्यान से देखा कि पत्र पढ़ने के बाद वह उदासी की दुनिया में लौटी नहीं, बल्कि जाने किन गहराइयों में डूब गई। उदासी की गहराइयों में डूब जाने वाले मीनल के वे क्षण उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी। आज वह सब समझ में आता है। आज यह भी समझ में आता है कि शब्दों में झलकने वाला प्राण स्पंदन में चाबी भरे खिलौने की उस गति की तरह होता है, जिसके समाप्त हो जाने पर वही खिलौना क्षण भर में निष्प्राण हो जाता है। 2 दिन शब्दों में बसी उस पुलक से एकांत आलाप करते बीत गए। एकांत का हर क्षण साक्षी था कि मैं अपने अंतर मन में वहां अकेली नहीं थी, शोभन वहां थी। लेकिन अगला दिन वैसा ही नहीं रहा। हंसी खुशी भरे घर का वातावरण अनायास ही कड़वा हो गया। मैंने सुना नीचे से तीखी आवाज आ रही थी, मीनल के भाई साहब की। सदा सहज और सागर की तरह शांत रहने वाले मीनल के भाई जैसे बरसों से ठंडे पड़े किसी ज्वालामुखी की तरह आग बरसा रहे थे। मैं चौंक गई। क्षण भर को विश्वास न हुआ कि जो सुन रही हूं वो सच है, लेकिन वह सच था। शोभ के कारण शायद वह परिस्थिति तक भूल गए थे। उनके चीखने के साथ साथ मीनल के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उठकर जीने तक आई, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द वर्षों से भी अधिक तीखे थे। क्रोध के कारण वे संयम भूल गए थे। वे कह रहे थे, अपनी ही बहन का सुहाग लूट रही थी उसी के घर में रहकर। कलकत्ता गई थी नौकरी और रिसर्च करने या जीजा जी के बिस्तर पर सोने। तेरा तो गला घोटकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसी तरह बकते हुए वे शायद दूसरे कमरे में चले गए। मीनल के रोने की आवाज थोड़ी देर तक आती रही, फिर बंद हो गई। नीचे उतरने की इच्छा फिर भी नहीं हुई। थोड़ी देर वहीं रहकर मैं वापस लौटने की हुई कि नीचे शोर मच गया। वहां खड़ी नहीं रह पाई। आशंकित मन लिए जल्दी जल्दी नीचे उतरी। मीनल रोते रोते बेहोश हो गई। उसकी बेहोशी के कारण अचानक भाग दौड़ मच गई। फर्श से उठाकर उसे पलंग पर बिठाया गया और ठंडे पानी के छींटे दिए गए। मुझे जैसे काट मार गया। मीनल होश में आकर भी सहज नहीं हो सकी। पागलों की तरह इधर उधर अजनबी दृष्टि से देखा और अस्फुट स्वर में बोली, मैं तो जीजी के घर से आत्महत्या ही करने निकली थी, पर कुंतल की बड़ी बड़ी आंखों के ममता भरे आंसुओं ने मुझे रोक लिया। शोभनदा की बाहों ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं तो उनकी ही धरोहर हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मीनल स्वस्थ न हो पाई। चीख कर फिर बेहोश हो गई। उसके बाद उसे बीच बीच में होश आया भी, तो केवल इतना कि वह फटी फटी आंखों आसपास देखकर फिर शांत हो गई। खुशी, उल्लास और बच्चों की किलकारियां से भरा हुआ एकदम मनहूस हो गया घर। अब और रुकने की इच्छा नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किससे क्या कहूँ। सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई। न चाहते हुए भी नहाया धोया और अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल लिया। भारी मन लिए हुए नीचे मीनल के कमरे में गई। मीनल होश में थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगा कि वह अर्धविक्षिप्त है। डॉक्टर ने बिल्कुल सुबह ही आकर कुछ दवाइयां दे दी। मीनल की हालत देखकर मन और भी खिन्न हो गया। सोचा था कि रात भर में वह सहज हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। मैंने सोचा कि शोभन को शायद इस बात का अनुमान भी न होगा कि मीनल के कारण वातावरण कैसा भारी हो गया है। संभवतः इस समय भी वे यही समझ रहे होंगे कि उनकी कुंतल और मीनल गीत भरे माहौल में डूबी होंगी। काश उन्हें पता होता कि वहां वे दिन सहसा काले हो गए हैं। अभी कल ही तो मिला था उनका पत्र। मैंने कल रात एक पत्र स्टेशन पर जाकर डाला था और एक सुबह। उम्मीद है उनमें से एक पत्र मिल चुका होगा और शायद इस खत के साथ मिले, जिसमें मेरा एक गोपन संदेश है और मीनल के नाम एक पत्र। मीनल के नाम पत्र। काश मीनल पत्र पढ़ने लायक मनस्थिति में होती। हल्के से कराहती है और फिर अचेत हो जाती है। इससे अधिक और उसे होश ही कहाँ। शोभन ने लिखा है। मन बेहद उदास होने लगा। जो ही उस कमरे में उसी प्रकार लेटा जैसे सोमवार की रात बिल्कुल जागते हुए काटी थी। शोभन के शब्दों का संसार, काश मीनल भी उस संसार की एक झलक ले सकती। घने अंधेरे में जाती हुई मशाल और रक्तमल, कौन जाने केवल रेत का घर हो और लाल कमल, जाने दोस्त की बात। फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ उसमें बच गया था वह सब बाजी पर लगा दूं, बल्कि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तो शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा। हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। क्या लिखना छोड़ा जा सकेगा? तुम तो कुंतल तब भी प्यार करोगी ना मुझसे, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूंगा, अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व।
वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा यह मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। रक्त कमल यानी मीनल, क्या शोभन को यह पता होगा कि वह वहां अचेत है, टूटी और हारी हुई? और अगर मालूम हो तो क्या उनके अंतर का भी सब कुछ टूट जाएगा और पराजित हो जाएगा? लेकिन इस टूटन से ही क्या केवल रक्त कमल जुड़ सकती है? सहसा अपनी फुलबगिया में लौटे जाने की एक तीखी अनिवार्यता मुझे महसूस होने लगी। लगा जैसे वहां कुछ है जिसे चलकर तुरंत अपनी अंजुरियों में समेट लेना होगा, और इसमें थोड़ी सी भी देर असहाय ही नहीं बल्कि किसी सीमा तक घातक भी होगी। लेकिन यहाँ परिवेश एक ऐसी उलझन की तरह था, इसमें सहज होना कठिन था। किससे और किन शब्दों में कहा जाए कि मेरा मन अपने संसार में लौटकर उसे आंचल के भरने को आया है। रक्त कमल के फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वह सब एक बार बाजी पर लगा दूंगा, ताकि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तब शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए पराजित हुआ, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। कहाँ तक लड़ूंगा, कहाँ तक अपने को टूटने से बचाऊंगा? वहां रक्त कमल के टूटने के साथ साथ जिसके टूटने का डर था वही तो है मेरा संसार। उसको इस तरह टूटते हुए छोड़कर जाने पर वहां मेरे अपने संसार में कब तक कुछ जुड़ा रह सकेगा? अब अचानक मुझे यह भी लगा कि मीनल की यह यातना मुझ पर भी किसी अनहोनी के बादल की तरह घिरती आ रही है। घुटन और बेचैनी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई थी कि मुझे लगा कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। शाम तक सारा दिन किसी बिबियान रेगिस्तान की तरह थक थक कर पार किया। शाम को नौकर ने आकर एक और खत दिया। कमरे में उदास धुंधला का फिर गिराया।